मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर संख्या 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने साधारण परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से परावर्तन, दर्पण में परावर्तन होता है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे सिंपल हमने घर में दो कटोरों को जोड़ करके एक बॉल नुमा संरचना बना लिया है, एक बॉल नुमा संरचना बना लिया है। इस बॉल नुमा संरचना का एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, ये एक टुकड़ा हमने ले लिया। तो अगर इसके धंसे हुए भाग से, अंदर दबे हुए भाग से हम अपना इमेज देखने का प्रयास करते हैं तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। मतलब दबे हुए पोर्शन से अगर हम इमेज बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। दबे हुए पोर्शन से देखेंगे अर्थात उभरे हुए पोर्शन को, ये उभरे हुए पोर्शन को हम पेंट कर देंगे। और अगर इसके दबे हुए पोर्शन को पेंट कर दिया और उभरे हुए पोर्शन से देख रहे हैं तब इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो हमारे पास जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। और यह गोलीय दर्पण किसका पार्ट होता है, किसका भाग होता है? तो गोलीय दर्पण जो है कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। हमने यहाँ पर स्टील का ले लिया, ये इसका एक भाग हमने निकाल लिया। तो क्या करा है? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। ये कांच अगर एज्यूम कर ले तो ये कांच का खोखला, ठीक है ना, कांच का एक टुकड़ा हो गया, खोखले गोले का एक टुकड़ा हो गया। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है? एक है अवतल दर्पण जब इसके दबे हुए पोर्शन से हम देखेंगे, और एक है उत्तल दर्पण जब इसके उभरे हुए पोर्शन से हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक रूप से दर्पण को कैसे दिखाते हैं? तो प्रतीकात्मक रूप से ये दर्पण है, ये एक गोला हो गया। इस गोले का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको पीछे से पॉलिश कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। मतलब इसके दबे हुए पोर्शन से हमको प्रकाश किरणों को परावर्तित करना है। और अगर इसके हम दबे हुए पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं, इसके दबे हुए पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं, अर्थात यह टुकड़ा हम यहाँ निकाल देते हैं, ये इस तरह से, और एक हम यहाँ पर इस तरह से। अगर इसके उभरे हुए पोर्शन को पॉलिश कर दिया और दबे हुए पोर्शन से हम प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं तब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अवतल दर्पण। लेकिन अगर इसके हम दबे हुए पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं, दबे हुए पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं, इसको हम उल्टा इस तरीके से बना दें, दबे हुए पोर्शन को हमने पॉलिश कर दिया तो इसका ये जो उभरा हुआ पोर्शन है हम प्रकाश किरणों का परावर्तन इस उभरे हुए पोर्शन से करेंगे, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो हमारा यहाँ पर दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो गए। एक है अवतल दर्पण जिसका बाहर उभरा हुआ पोर्शन पॉलिश है और अंदर के पोर्शन से परावर्तन का कार्य कर रहे हैं, और एक है उत्तल दर्पण जिसका अंदर का पोर्शन पॉलिश है और बाहर के पोर्शन से हम परावर्तन का काम करते हैं। अवतल का मतलब होता है दबा हुआ, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। उत्तल ऊ से उभरा हुआ। उत्तल दर्पण का मतलब हो गया कि उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तन का काम होगा, और अवतल का मतलब होता है दबा हुआ, यानी कि दबे हुए पोर्शन से प्रकाश का परावर्तन का काम करते हैं। अब इसमें आता है कि कुछ परिभाषाओं को बताइए, जैसे कि ध्रुव क्या चीज है? तो ध्रुव जो है, जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है, इसका जो मिड पॉइंट है इसी को हम ध्रुव P कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो यह जो दर्पण है इस गोले का पार्ट था, तो इस गोले का जो सेंटर होगा उसी को वक्रता केंद्र C कहेंगे, अर्थात इसका वक्रता केंद्र C यहाँ कहीं होगा। और इसका वक्रता केंद्र C कहाँ होगा? एक चीज और ध्यान देखेंगे कि ये जो परावर्तक तल है, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वह हमेशा बायां साइड में रहेगा,
दाहिना साइड में नहीं रहेगा, परावर्तक तल हमेशा बायां साइड में रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, इसको मिटा देते हैं। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो क्या होगा, दर्पण के बायां तरफ होगा, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह दर्पण के दाहिने तरफ होगा। इसका यहाँ पर ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो यह जो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जिस गोले का पार्ट है उस गोले का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र C दाहिनी तरफ और यहाँ पर वक्रता केंद्र C बायां तरफ हो गया। फिर उसके बाद से आता है वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। तो ये हो गया R, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहेंगे। अब उसके बाद से आता है मुख्य फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस बिंदु देखें, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। ये वक्रता केंद्र C हो गया और यहाँ पर इसका जो है फोकस बिंदु F होता है। अभी फोकस बिंदु F के बारे में बता रहे हैं। तो सूर्य से आने वाली समानांतर प्रकाश किरण या कहीं और से भी आने वाली समानांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है। अब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। या ये यहाँ से टकरा करके वापस ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर टकरा करके वापस ऐसे जाएगा, तो ये पीछे की तरफ कहीं जो है मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु किधर होगा, दर्पण के बायां तरफ, और उत्तल दर्पण में कहाँ होगा, दर्पण के दाहिनी तरफ। तो मुख्य फोकस बिंदु क्या हो गया, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण से बायां तरफ होगा और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण से दाहिना तरफ होगा। यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब है कि यह प्रकाश किरण गई, इससे टकराई और टकरा करके इधर परावर्तित हो गई। तो यह दोनों प्रकाश किरण, जैसे इसमें यह है इधर से आने वाली प्रकाश किरण और इधर से आने वाली प्रकाश किरण इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह प्रकाश किरण इधर चली गई और यह प्रकाश किरण इधर चली गई, तो यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, अर्थात यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। लेकिन अगर हम इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, लेकिन इसमें वास्तव में काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब हो गया कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह हो गया फोकस बिंदु। अब ये P से F तक की दूरी को हम कहते हैं इसका फोकस दूरी स्मॉल f। P से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं और P से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी F कहते हैं। तो ये हो गया फोकस बिंदु क्या है और फोकस दूरी क्या है। अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु होगा वह दर्पण के बायां साइड, लेफ्ट साइड होगा, और उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु होगा वो राइट या दाहिने तरफ होगा।
अब इसमें एक और है यहाँ पर r इक्वल टू 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगा, अर्थात C से P तक की दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो F से P अर्थात फोकस दूरी होगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो F की वैल्यू का 2 गुना होगा, जो R की वैल्यू होगी वो F की वैल्यू का 2 गुना होगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 प्रकार का दर्पण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। कहीं और भी जब देखेंगे तो परिभाषाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, हमारे लिए केवल इम्पॉर्टेंट यही परिभाषाएं हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो जिस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव P कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो जिस गोले से बना होता है उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, और R और F में क्या संबंध होता है। अब इसके बाद से आता है कि प्रतिबिंब देखकर कैसे पता करेंगे कि दर्पण कौन सा है। 3 प्रकार के दर्पण हमारे पास होते हैं, समतल दर्पण जो घर में यूज करते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे, जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों को बनना समझ लेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, इसकी भी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। अब हमारा जो सबसे मेन दर्पण का जो सबसे मेन पोर्शन है वह है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी कैसी होती है। तो हम देखेंगे कि यह एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है और यह उसका मुख्य अक्ष है। तो हमको करना क्या है, कॉपी में एक लाइन खींचिए पहले। ये इस तरह से एक लाइन खींचिए, खींच दिया। यहां हम थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं फिर बताते हैं। स्केल से एक लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर कोई पॉइंट बना लीजिए और कोई भी सर्कल या चांदा ले लीजिए। कोई भी चांदा ले लीजिए, चाहे कोई भी चूड़ी ले लीजिए, चांदा सबसे अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो चांदे को ले करके चांदा को सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो चांदे का इस तरह से चांदा होता है डी की तरह, और इसका यहाँ पर 90 डिग्री का ये पार्ट होता है। तो ये जो 90 डिग्री वाला है उसको यहाँ पर सेट कर दीजिए और चांदे को रख करके इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। एक स्केल से एक सीधी लाइन खींचिए और इस पॉइंट से चांदा लगा करके इससे ये लाइन जो हमने खींचा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 खाना ऊपर, 1 2 3 खाना नीचे, या 1 2 3 4 खाना ऊपर ले लीजिए और 1 2 3 4 खाना नीचे ले लीजिए, और चांदे की सहायता से यहाँ पर इस तरह से एक वक्रीय लाइन खींच दीजिए और इसके पीछे के भाग को हम इस तरीके से डॉट डॉट करके हम इसके भाग को पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पर ये जो हमने लाइन खींचा है इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे हम मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस जगह से इस जगह तक 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ बिंदु P जो है यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर एक
पर एक पॉइंट बनाओ, इसको नाम दे दो F, और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट का नाम दे दो C। यानी कि यहां से यहां तक 2.5 सेंटीमीटर और उसका दूना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया F और ये हो गया हमारा C। अब हम यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये डॉट डॉट करके लगाया हुआ है, अनंत का मतलब क्या हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। तो यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखे हैं, चाहे सूर्य ले लीजिए चाहे चंद्रमा ले लीजिए, तो अनंत पर यदि किसी वस्तु को रखे हैं तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा और कैसा बनाएगा। यह हो गया पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन कहां पर है, वक्रता केंद्र C के पीछे या वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में कहीं, अर्थात वक्रता केंद्र से दूर कोई वस्तु रखा है। एक तो हो गया अनंत पर रखा है अगर, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। दूसरा हो गया वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। और यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा तीसरा पोजीशन हो गया। चौथा पोजीशन हो गया कि वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में वस्तु को रख देते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और यदि हमने फोकस पर ही वस्तु को रख दिया है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितने पोजीशन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन हो गए। तो इन 6 पोजीशन में हमको वस्तु को रख करके और प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे 6 पोजीशन कौन कौन हो गए। पहला है वस्तु को अनंत पर रखा, वस्तु को अनंत और C के बीच रखा, ये F लिख दिया है, ये C के बीच में। वस्तु को अनंत और C के बीच रखा है। तीसरा क्या है, वस्तु को C पर रखा है, वस्तु को C पर रखा है। चौथा पोजीशन क्या है, C और F के बीच में। तो चौथा पोजीशन क्या है, C और F के बीच में रखा है। पांचवा पोजीशन क्या है, F पर रख दिया है। और छठा पोजीशन क्या है, F और P के बीच में रखा है। छठा पोजीशन P और F या F और P के बीच में रखा है। तो यहां पर ये जो हमारे 5 पोजीशन है, छठे को छोड़ दीजिए, ये जो 5 पोजीशन है इसमें आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अगर अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, और F पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर है तो F पर प्रतिबिंब बनेगा, और अगर F पर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा और चौथा, अगर अनंत और C के बीच में है तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा, और अगर वस्तु को C और F के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा। और C पर अगर रखे हैं तो हमेशा C पर ही बनेगा, C पर रखे हैं तो हमेशा C पर ही बनेगा। तो ये 5 पोजीशन, अनंत पर रखे हैं तो F पर बनेगा, अनंत और C के बीच में रखे हैं तो C और F के बीच बनेगा, C पर रखे हैं तो C पर ही बन जाएगा, और C और F के बीच में रखे हैं तो अनंत और F के बीच बनेगा, और अगर F पर रखे हैं तो अनंत पर बनेगा। और ये जो छठा पोजीशन है यह स्पेशल है, P और F के बीच में रखेंगे तो यह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। यहाँ पर ये जितने भी प्रतिबिंब हैं, ये जितने भी प्रतिबिंब पांचों स्थिति में, ये जो पांचों स्थिति में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे ये उल्टा और वास्तविक बनेगा। जबकि इस वाले में, छठे वाले में क्या होगा, सीधा और आभासी बनेगा। ये अभी जब हम अलग अलग प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे तब समझ में आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जब प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से प्रतिबिंब बनेगा तब इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जब वास्तव में नहीं काटता है बल्कि काटता हुआ प्रतीत होता है तब उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद से हम
अलग अलग जगह पर वस्तु को रख करके उसके चित्रों का बनना, उसके प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है, जो पहला था वो था अनंत पर रखा हुआ। तो अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, किरण आरेख नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछ देता है यदि कोई वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। जब कोई वस्तु बहुत दूर होगी तब उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा। अर्थात अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, एक छोटे से बिंदु की तरफ फोकस पर मिलेगा। जब C और अनंत के बीच में रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब छोटा सा मिलेगा, मतलब C और F के बीच में छोटा होगा, और C पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और अगर C और F के बीच में वस्तु को रखे हैं तो अनंत और F के बीच में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। मतलब दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा और जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत छोटा, यहाँ पर थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, और C पर जब प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही मिलेगा। और जब C और F के बीच में रख देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और F पर रख देंगे तो अनंत पर चला जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। और ये तो छठा है, ये आभासी प्रतिबिंब, ये तो अलग से ही हमको देखना है। तो सबसे पहला अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब हमको नहीं देखना है, हमको कौन सा देखना है, हमको देखना है अवतल दर्पण के C से अधिक दूरी पर, अवतल दर्पण के C से अधिक दूरी पर। C से अधिक दूरी का मतलब क्या हो गया, C और अनंत के बीच में। तो अवतल दर्पण के C से अधिक दूरी पर या C और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो किरण आरेख द्वारा समझाना है, कैसे कैसे बनाना है ये देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींच देंगे, जो कॉपी की लाइनिंग है, देख रहे हैं लाइनिंग, इस कॉपी की लाइनिंग से मिलाते हुए एक हमने लाइन खींच दिया। ठीक है। इस लाइन पर चांदे की सहायता से 4 खाना ऊपर, देखो ये लाइन है, इससे 1 2 3 4 खाना ऊपर और इसी से 4 खाना नीचे, 1 2 3 4 खाना नीचे। चांदा ले लिया, चांदे की सहायता से 4 खाना ऊपर और 4 खाना नीचे, हो गया। अब इसके बाद से इसका जो ध्रुव है P, इससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्केल से 2.5 सेंटीमीटर नाप करके 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने फोकस F ले लिया, और ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C ले लिया। और C के पीछे क्या है, यहां पर कहीं अनंत है, तो कहता है C और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है। तो C और अनंत के बीच में ये वस्तु हमने रख दिया यहां पर, वस्तु A और B। ठीक है। अब इस वस्तु, ये इसका आधार A है, AB से, बिंदु B से एक प्रकाश किरण चल रही है और यह दर्पण पर टकरा रही है बिंदु M पर। ये तीर से जो है हम प्रकाश किरणों को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये बिंदु B से प्रकाश किरण, ये जो मुख्य अक्ष है। अच्छा, ये वस्तु की लंबाई कितना लिया है, दर्पण हमने 1 2 3 4 खाने का बनाया है, और वस्तु कितने खाने में लिया है, 1 और 2 खाने का वस्तु लिया है। इसको हमने आगे बढ़ाया, बिंदु M पर टकराया, और बिंदु M पर टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जा रही है।
ये है हमारा P से F C होते हुए मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरण जा रही है जो कि बिंदु M पर दर्पण से टकरा रही है, और जब दर्पण से टकराएगी तब ये क्या होगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा। और परावर्तित कहाँ होगा, फोकस से होकर के। तो स्केल हम रखेंगे, ये स्केल ले लेंगे और स्केल से क्या करेंगे, ये फोकस हो गया और बिंदु M हो गया। तो स्केल को M और F पर सेट करेंगे और इसको आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। B M आपतित किरण और M F ये हो गई परावर्तित किरण। अब दूसरी किरण कहां से कहां चलेगी, दूसरी किरण इसके C से होते हुए दर्पण से टकराएगी। तो दूसरी प्रकाश किरण इस तरह से स्केल ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और दर्पण पे टकराएंगे। ये जहां दर्पण पर टकराएगी इस बिंदु को कहेंगे N। यह कौन सा बिंदु था, M था, और यह बिंदु N है। तो वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण जाती है वो टकराने के पश्चात इसके फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। लेकिन जो वक्रता केंद्र से जाती है वह दर्पण से टकराएगी, ये देखो जा रही है, और टकराने के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। यहां वाली जो प्रकाश किरण थी मुख्य अक्ष के समानांतर, वह टकराने के पश्चात क्या हो रहा है, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते से आ रहा है और फोकस से होते हुए जा रहा है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के, अवतल दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से परावर्तित होकर के उसके फोकस से होकर के जाएंगी। जबकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी और टकरा करके अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इधर से आने वाली यानी कि M से आने वाली प्रकाश किरण और ये N से टकरा करके वापस जाने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, चूंकि प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बन रहा है इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वस्तु क्या था, A B, यहां पर मुख्य अक्ष पर इसको क्या नाम दिया था, A, तो यहां पर इसको क्या नाम देंगे, A डैश, और यहां पर क्या नाम देंगे, B डैश। अर्थात यह जो वस्तु हमारा AB है इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। वस्तु कहां रखा है, C और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां मिल रहा है, C और F के बीच में। प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बन रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। और इसका सिर ऊपर की तरफ है, इसका सिर नीचे की तरफ, अर्थात उल्टा है। ये दो खाने का वस्तु है तो यहाँ पर एक ही खाने का प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, वस्तु से छोटी है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी है। तो क्या क्या हो गया, जो प्रतिबिंब बन रहा है यह दर्पण के सामने ही, वस्तु की तरफ और दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने या वस्तु की तरफ ही है। दूसरा पॉइंट क्या है, C और F के बीच में है, C और F के बीच में है। तीसरा क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। और चौथा पॉइंट क्या है, छोटा है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है इसकी पोजीशन कहाँ है, C और F के बीच में है, वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है। और वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, छोटा हो गया, C और F के बीच में हो गया, और वस्तु की तरफ, दर्पण के सामने वस्तु की तरफ हो गया। तो यदि किसी वस्तु को हम C और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमको C और F के बीच में प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा एक पोजीशन। अब अगला पोजीशन देखते हैं कौन सा है। अगला पोजीशन देखें, तो अगले पोजीशन पे क्या कहता है कि वस्तु को C पर रख दिया।
सी पर रख दिया, मतलब सबसे पहला काम एक अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण बनाने के लिए स्केल ले लिया और कॉपी का जो हमारा लाइन है उस लाइन पर हमने एक लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया हमने स्केल से। और ये जो पॉइंट है चांदे की सहायता से 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे पे निशान लगा करके और चांदे की सहायता से इसको ये वक्र लाइन हमने खींच दिया। और वक्र लाइन खींचने के बाद क्या किया, पीछे से इसको हमने पॉलिश कर दिया। ये जो बिंदु है इस बिंदु को P कहेंगे। यहां से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर F और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर C बना देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, 2 खाने का हम वस्तु बना दें, यानी कि वस्तु एक बना देते हैं जो कि 2 खाने तक की ऊंचाई होगा। ये 4 खाने तक ले गए, 4 खाना ऊपर 4 खाना नीचे, लेकिन ये 2 ही खाने तक लेंगे। अब यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है जो कि दर्पण पर बिंदु M पर टकरा रही है। और टकराने के पश्चात ये क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा, अर्थात स्केल ले लो और M और F को मिलाते हुए ये लाइन खींच दिया। तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश किरण बिंदु M पर टकराने के पश्चात F से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण, इसके पहले वाले में हमने देखा था कि जब वस्तु को हमने C और अनंत के बीच में रखा था, यानी कि यहाँ पर रखा था, तो एक प्रकाश किरण सीधे गई थी और दूसरी प्रकाश किरण हमने क्या किया, C से भेजा था और C से ही वापस आ गया था। लेकिन ये चूंकि खुद ही C पर है तो क्या करें, खुद ही C पर है तो इसको हम C से न ले जा करके हम F से ले जाएंगे। यहां पर क्या करें, एक दूसरी प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर गई, M पर टकरा करके वापस जा रही है F से होकर के। दूसरी प्रकाश किरण को, इसका जो सिर है, इसके सिर को क्या नाम दिया है, ये A है और ये B है। तो ये B से हमने क्या किया, F से होते हुए एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ठीक है ना। और लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, ये हो गई आपतित प्रकाश किरण। और ये जब यहां से टकराएगी तो जब समानांतर थी, टकराने के पश्चात फोकस से जा रही है, तो जो फोकस से किरण जा रही है वह टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। इधर से आने वाली प्रकाश किरण और इधर से आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, यदि हम चित्र बहुत सही बना रहे हैं तो ये ठीक क्या होगा, इसी वस्तु के ठीक नीचे, इसी वस्तु के ठीक नीचे एक दूसरे को काटेंगे। 2 खाना वस्तु का आकार था तो प्रतिबिंब का आकार भी कितना आया, 2 खाना आया। वस्तु कहाँ रखा गया था, C पर, वस्तु को कहाँ रखा गया था, C पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिल रहा है, C पर। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है और ये जो प्रतिबिंब होगा A डैश और ये होगा B डैश, तो ये क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, C पर ही बन रहा है और प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यदि C पर किसी वस्तु को रखा है तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वस्तु की तरफ ही दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब C पर बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और क्या होगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये हो गया हमारा एक और पोजीशन जब वस्तु को C पर रखा गया था। अब अगला पोजीशन कहाँ रखें, तो अगला पोजीशन अब वस्तु को C और F के बीच में यहां कहीं रखेंगे। अब यदि वस्तु को C और F के बीच में रखा गया है
तो सी और एफ के बीच में सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइए। कैसे बनेगा? कॉपी की जो लाइनिंग है, कॉपी की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पर स्केल से एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींच दिया। यहां पर चांदे की सहायता से 4 खाना ऊपर और 4 खाना नीचे, ये चांदे की सहायता से ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। इसका पीछे का पोर्शन क्या किया? हमने पॉलिश कर दिया। इस वाले बिंदु को क्या कहेंगे? इस वाले बिंदु को कहेंगे पी। पी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बनाइए, इसको कहेंगे एफ। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बनाइए, इसको कहेंगे सी। इसको हम 3 और 6 भी कर सकते हैं, 3 और 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। मतलब जो भी दूरी यहाँ पर लेंगे उसका दूना दूरी यहाँ तक लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 2.5 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर लेंगे। वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो जितना यहाँ पर लेंगे उसका जस्ट डबल यहाँ तक का लेंगे। हो गया। तो ये जो हमारा दूरी है, अगर हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एफ और इसको क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है वस्तु को कहाँ रखा गया है? एफ और सी के बीच में ये वस्तु। इस वस्तु का नाम क्या है? इस वस्तु का नाम है ए बी। अब क्या होगा? एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई और जाने के बाद टकराएगी, और टकरा करके कैसे जाएगी? फोकस से होकर के। तो ये हो गई आपतित किरण, ये बिंदु एम है। आपतित किरण का नाम क्या है? बी एम। आपतित किरण का नाम है बी एम और यहां से परावर्तित हो रही है फोकस से होते हुए, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण कैसे जाएगी? तो यहां से एफ से होते हुए जाएगी, ये बिंदु एन पर टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ये लाइन है, इसके समानांतर ये लाइन है, इसके समानांतर ये लाइन है, तो इसी लाइन के समानांतर जो है एक लाइन खींचिए। और ये वाली जो फोकस से होकर के आ रही थी इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा? एफ और सी के बीच में। तो एक प्रकाश किरण समानांतर गई और फोकस से होते हुए सीधे निकल रही है, और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गई, दर्पण से टकराई और समानांतर हो गई मुख्य अक्ष के। इधर से आने वाली प्रकाश किरण और इधर से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटते हैं। तो यही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ पर जो हमारा वस्तु है ये क्या है? 2 खाने का है, और प्रतिबिंब कितने खाने का हो गया? 1 2 3 खाने से भी ऊपर है। अर्थात ये जो प्रतिबिंब है यह वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है। उल्टा है और प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बन रहा है, इसलिए वास्तविक है। और सी के पीछे क्या है? सी के पीछे कुछ नहीं है, तो इसको अनंत कहेंगे। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो सी और अनंत के बीच में मिल रहा है। उल्टा, बड़ा, वास्तविक और सी और अनंत के बीच में मिल रहा है। तो दर्पण के सामने या वस्तु की तरफ दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की तरफ वास्तविक और उल्टा, सी से अधिक दूरी पर या सी और अनंत के बीच में, और वस्तु से बड़ा। तो ये कहाँ था? ये हमारा था सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखा गया है।
अगला हमारा जो पोजीशन होगा वो कौन सा होगा? तो अगला पोजीशन हमारे पास होगा हमने इसके पहले वाला पोजीशन क्या था? सी और एफ के बीच में कोई वस्तु को रखा था। इसके बाद का पोजीशन हमारा कहाँ होना चाहिए? एफ पर। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखते तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये एफ पर। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो कहाँ था? सी और एफ के बीच में। इसका अगला पोजीशन क्या है? अगर वस्तु को हमने एफ पर रखा है, यदि वस्तु को हमने एफ पर रखा है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो एफ पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये किरण आरेख बनाने के लिए नहीं देता है। किरण आरेख बनाने के लिए कौन सा देगा? तो किरण आरेख कहेगा कि यदि वस्तु को हमने एफ और पी के बीच में यहां कहीं रखा है, एफ पर रखे हुए वस्तु का किरण आरेख नहीं पूछता है। हमारा किरण आरेख कहाँ पूछेगा? अब कि जब वस्तु को रखा गया है एफ और पी के बीच में, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहला काम क्या करें? हम दर्पण बनाएं। दर्पण बनाने के लिए सीधा सा वही प्रोसीजर है कि स्केल से लाइन खींच दिया, कॉपी के ही लाइन पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, और 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे चांदे की सहायता से एक वक्र बना लिया। बन गया, चांदे की सहायता से एक वक्र बना लिया। और इस वक्र को क्या किया? हमने पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है इसलिए हमने पीछे से पॉलिश कर दिया, आगे से पॉलिश नहीं किया। ये हो गया हमारा ध्रुव पी। यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर सी बना लो, या 2.5 और 5 कर लो, जो भी सही लगे। एफ और पी के बीच में हमने एक वस्तु को रखा। इस वस्तु का नाम है ए बी। यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है वो दर्पण से बिंदु एम पर टकरा रही है। बिंदु एम पर टकराने के पश्चात वो परावर्तित हो जाती है और फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण या तो फोकस से ले जाएं और मुख्य अक्ष के समानांतर कर दें। दूसरी प्रकाश किरण, जैसे पहली प्रकाश किरण क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर गया और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रहा है। और दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे? दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से ले जाएंगे, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर कर देंगे, तो थोड़ा जटिल चित्र हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। हम सी से ले जाते हैं। तो इसका शिखर और सी को मिलाते हुए एक लाइन खींचे दर्पण तक, और दर्पण पर यह टकराएगा बिंदु यन पर। ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा था ये बिंदु यम पर टकराया, और जो सी से और इसके शिखर को मिलाते हुए हम ले गए थे यह दर्पण पर बिंदु यन पर टकराया। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण इसके शिखर से होकर के दर्पण से टकराती है, वो उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक प्रकाश किरण ये परावर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है और दूसरी वाली ऐसे जा रही है। इन दोनों के बीच की दूरी देखो, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। तो यह दोनों प्रकाश किरणें जब पीछे की तरफ बढ़ाई जाएंगी, जब पीछे की तरफ बढ़ाई जाएंगी तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, अर्थात इसमें पीछे कहीं कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन अगर हम इसको डॉट डॉट करके इधर की तरफ बढ़ाते हैं तो यह इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वास्तव में नहीं मिल रहा है, क्योंकि
परावर्तन के पश्चात तो ये वाली प्रकाश किरण इधर चली गई और यह वाली प्रकाश किरण इधर चली गई। तो यह क्या हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ केवल प्रतीत हो रहा है। तो जब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो डॉट डॉट करके बनाएंगे। डॉट डॉट करके बनाए, इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। अर्थात एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। इसके पहले जितना भी था क्या था, दर्पण के सामने वस्तु की तरफ था, लेकिन यह एफ और पी के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे वस्तु के दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा, ये 2 खाने का है, ये 4 खाने का है, तो वस्तु से बड़ा। हमेशा इसका यही कंडीशन होगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये जो है हमारे कुछ पोजीशन है जहां पर अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, किरण आरेख खींच करके समझाना है। अब ये तो अवतल दर्पण का हो गया, अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख खींच करके बनाइए। तो उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण हम बनाते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए भी वही प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, पूरा यहां तक लाइन खींचेंगे। जो अवतल दर्पण बना रहे थे उसमें जो लाइन खींच रहे थे यहां पर रोक दिया और इसी से ऊपर और नीचे ये वक्र हो गया था। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में लाइन जो है हमको लंबा खींचना है और बीच में पॉइंट लेना है। यहां पर ले लिया, चांदे की सहायता से, पहले चांदा ऐसे रख रहे थे इस तरह से, इस बार चांदा कैसे रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने चांदा रखा, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे। ये हो गया, इसका पीछे का दबा हुआ बार क्या किया, पॉलिश कर दिया। ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, पी कहेंगे, ठीक है। उसका सी इधर चला गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। ये स्केल की सहायता से एक लाइन खींचा लंबा सा, बीच में कोई पॉइंट ले लिया, चांदे की सहायता से 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे ये बना दिया। इसका पीछे का पोर्शन क्या किया, पॉलिश कर दिया। यह क्या बना, इसका पी बन गया। यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ बना देंगे। यहां से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने सी बना दिया। अवतल दर्पण में हम वस्तु को अलग अलग पोजीशन पे रखते थे, सी पर, सी और एफ के बीच में, सी और अनंत के बीच में, एफ और पी के बीच में। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए, पूरी स्वतंत्रता है। वस्तु को कहीं भी रखिए, पूरी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर हमको अलग अलग पोजीशन नहीं, कहीं भी वस्तु को रख दीजिए। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। इस वस्तु का नाम क्या हो गया, ए और बी हो गया। अब यहां से एक प्रकाश किरण ये जा रही है, ठीक। यह दर्पण पर कहां टकराया, बिंदु एम पर। और टकराने के पश्चात क्या हुआ, टकराने के पश्चात ये इधर नहीं जाएगा बल्कि क्या होगा, घूम जाएगा, परावर्तित हो गया। कैसे परावर्तित हो गया, तो स्केल को रखेंगे, कैसे रखेंगे,
तो स्केल को ये बिंदु M और बिंदु F को मिलाते हुए ये स्केल को रखा, इधर की तरफ लाइन नहीं खींचेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे, ये खींच दिया, अर्थात ये इस रास्ते पर वापस जा रहा है। और चूंकि दर्पण के अंदर प्रकाश किरणें जाती नहीं है, बस केवल हमको मतलब जाती हुई महसूस होती है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से डॉट 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 करके F पर मिला देंगे। ठीक है। और यहां से निकली हुई दूसरी प्रकाश किरण इस C से होते हुए परावर्तित होंगी। तो C की तरफ स्केल को हम रखेंगे और ये दर्पण पे इस बिंदु पर टकराएगा। दर्पण के अंदर की तरफ क्या है, डॉट 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 करके ला रहे हैं। ठीक है। यह जो बिंदु है यह क्या है, N है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण जा रही है वह फोकस से निकलते हुए प्रतीत हो रही है, और जो वक्रता केंद्र C की तरफ जा रही है वो दर्पण से कहाँ टकराएगी, बिंदु N पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। इन दोनों प्रकाश किरणों को जब डॉट 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 करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। इसको भी डॉट 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 करके बना रहे हैं। डॉट डॉट करने का मतलब क्या हो गया कि यह वास्तव में नहीं है, ये काटता हुआ केवल प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, B डैश A डैश। तो उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को चाहे कहीं भी रखिए, किसी वस्तु को चाहे कहीं भी रखिए, ये हमेशा क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। डॉट डॉट का मतलब आभासी, वस्तु की लंबाई इतनी है, प्रतिबिंब की लंबाई इतनी है, अर्थात छोटा। ठीक है, छोटा, और हमेशा F और P के बीच में ही बनेगा, हमेशा F और P के बीच में ही बनेगा। दर्पण की दूसरी तरफ सीधा, छोटा, आभासी, और F और P के बीच में हमेशा बनेगा। तो दर्पण के पीछे, आभासी तथा सीधे, और सदैव वस्तु से छोटा, और F और P के बीच में, हमेशा F और P के बीच में ही बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया दर्पण से कितनी स्थितियां हो सकती हैं, उन स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो होगा लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उसके बाद होगा दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स और लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा था वो था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अलग अलग पोजीशन में कहाँ कहाँ वस्तुओं को रखेंगे, कैसा कैसा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू।